Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mohammed Farhan Khan Abbasi and you're watching Executive Coaching Center's online session. स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है ये इंटरनेशनल रिलेशन में एक बिल्डिंग ब्लॉक की हैसियत रखता है, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल रिलेशन को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह कौमें तारीख में जो इंटरनेशनल उस दौर की कम्युनिटी थी उसको डील करती थी और कौन कौन से सिस्टम एग्जिस्ट करते थे। जिस तरह के हमने लेक्चर नंबर 14 में यूनिपोलर वर्ल्ड, बायपोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर वर्ल्ड और मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिफरेंट नेशंस जो कि बैलेंस ऑफ पावर के सिस्टम के थ्रू एग्जीक्यूट करती थी अपनी पावर्स को, उसके बारे में देखा। आज हम देखेंगे डिफरेंट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कि दुनिया में तारीखी तौर पर इस प्लैनेट अर्थ पर कौन से निज़ाम रहे हैं और आज कौन सा निज़ाम है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड टू इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, न्यू कॉलोनियलिज्म, कल्चरल इंपीरियलिज्म। इससे रिलेटेड हम डिफरेंट एरियाज को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि पूरी दुनिया में डिफरेंट हेजमोनिक मॉडल्स तारीख में भी रहे और आज भी हैं। उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स चेंज हो गए हैं, द वे दे एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो तरीक़ाकार चेंज हो चुके हैं, बट इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल अरीना में इस तरह के हेजमोनिक मॉडल आज भी हैं और तारीख में भी थे। सबसे पहले हम कंटेंट लेक्चर नंबर 15 का जो कंटेंट है उसको इन डिटेल देखेंगे। कंटेंट की तरफ अगर जाएं तो हमारा जो स्लाइड नंबर 2 है, इट शोज दैट कि आज का जो हमारा एरिया है इट इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन होगा, बैकग्राउंड होगा, इंपीरियलिज्म है क्या, कॉलोनियलिज्म है क्या, ये कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इनकी डेफिनेशंस के ऊपर हम बात करेंगे। फिर इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे इंपीरियलिज्म का, कॉलोनियलिज्म का, न्यू कॉलोनियलिज्म का, कल्चरल इंपीरियलिज्म का, और फिर न्यू कॉलोनियलिज्म जो कि आज का दौर में चल रहा है इसका एनालिसिस कंक्लूजन की सूरत में हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। जिस तरह की इसमें एक तस्वीर दी गई है और इस पिक्चर में साफ आया है कि कुछ दो डिफरेंट किस्म के पर्सनालिटीज़ जो हैं वो उस पूरी की पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करने की कोशिश में है। दोनों को अगर आप गौर से देखिए तो दोनों के ड्रेसेस डिफरेंट हैं और दोनों डिफरेंट एरिया से दुनिया को अपने कब्जे में कर रहे हैं। एक इमेजिनरी पिक्चर है जो ये बताती है कि दुनिया किस तरह चंद कुव्वतों के कब्जे में रही, तारीखी तौर पे कब्जे में रही, और उन कॉन्सेप्ट्स को, उन फिनोमेना को इंटरनेशनल रिलेशन में डिफरेंट वे से स्कॉलर्स ने एनालिसिस भी किया, डिस्क्राइब भी किया। और इस हिस्टोरिकल एवोल्यूशन में जिसमें आईआर की स्टडी भी फर्दर ग्रो करती है, ये मोड ऑफ जो कंट्रोलिंग द वर्ल्ड रिसोर्सेज हैं या मोड ऑफ हेजमोनिक मॉडल है, इनके भी कॉन्सेप्ट एवोल्यूशन के साथ साथ चेंज होते चले गए। लेकिन हमने ये देखा कि वो कौमें जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस दौर में भी ताकत में आगे थी, उन्होंने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया अपने बेहतरीन मफाद के लिए। अगर हम देखें तो इंटरनेशनल रिलेशन में इंपीरियलिज्म और जो कॉलोनियलिज्म है ये बेसिकली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के तौर पर पढ़े और देखे जाते हैं और इनको सेपरेटली डिफाइन किया जाता है। लेकिन कुछ स्कॉलर्स का कहना यह है कि इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म ये बिल्कुल मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ माइनर से डिफरेंसेस हैं। कुछ और स्कॉलर्स ऐसे हैं जो उनके मेजर डिफरेंसेस के ऊपर भी बात करते हैं और डिफरेंट वे से इंपीरियलिज्म को डिफरेंशिएट करते हैं कॉलोनियलिज्म से। अगर हम देखें जो वेल नॉन या बड़े स्कॉलर्स हैं जिसमें J.A. हॉब्सन है, तो वो ये कहते हैं कि ये बड़ा मुश्किल है कि डिफरेंशिएट किया जा सके कॉलोनियलिज्म को और
imperialism को. Hobson had little choice to do otherwise because the two concepts are almost similar. अगर आप देखें डेफिनेशन पे तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आता है इंपीरियलिज्म की डेफिनेशन का और कॉलोनियलिज्म का. इंपीरियलिज्म स्टूडेंट्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि काफ़ी पुराना है. ट्रेडिशनल वे में इंपीरियलिज्म का मतलब ये है कि कोई भी ताकतवर कौम किसी और कौम पर या नंबर ऑफ अक़वाम पर या नेशन स्टेट्स पर डायरेक्ट कंट्रोल हासिल करने और एक सुपर एम्पायर डेवलप करने और उस एम्पायर के अंडर वो जो नई एम्पायर या नई नेशन स्टेट्स हैं उसको वो कंट्रोल भी करें, उसके रिसोर्सेज को यूज़ भी करें और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डील भी करें. जहाँ तक कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट है, इसमें कहा जाता है कि एक ताकतवर मुल्क, एक सुपर पावर डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना देते हैं डिफरेंट स्टेट्स में, और वो स्टेट्स या वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट्स हैं वो उनकी कॉलोनीज होती हैं, जिन कॉलोनीज के थ्रू वो अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज जो हैं उस कॉलोनी के उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसके सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल करते हैं. हम देखते हैं imperialism is often linked to the building of an empire by an alien power in an alien land. obvious सी बात है कि कोई और पावर, एलियन का मतलब होता है जो उससे एसोसिएटेड ना हो, जो उस नेटिव का रहने वाला ना हो, यानी कोई और मुल्क किसी अननोन और मुल्क के ऊपर अपनी डोमिनेंस, अपनी हेजेमनी बना ले बाय फोर्स, अ डायरेक्ट रूल ऑफ दैट एम्पायर, और उस एम्पायर का डायरेक्ट रूल और कंट्रोल अपने पास ले आए. जहाँ तक कॉलोनियलिज्म है तो कॉलोनियलिज्म रेफर्स टू द एनेक्सेशन ऑफ अ टेरिटरी बाय अ फॉरेन पावर. इसमें ये क्या किया जाता है कि डायरेक्ट रूल तो नहीं बनाया जाता उस एलियन लैंड के ऊपर, उस नई लैंड जिसको कब्जे में या ऑक्यूपाई किया जाता है, सबजुगेट किया जाता है, बल्कि उसको अपनी एम्पायर के साथ एनेक्स किया जाता है और वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जाते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है और वहाँ की ट्रेड, वहाँ की कॉमर्स, वहाँ की एग्रीकल्चर, वहाँ की मैन पावर, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ के सोशो पॉलिटिको जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको अपने मकसद के लिए, ज्योग्राफिकल रिसोर्सेज को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसीलिए इट इज़ वेरी हार्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट्स. अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली चला जाए कि हिस्ट्री में इंपीरियल्स कौन थे और कॉलोनीज किसने बनाई, तो हमें मिलता है कि जो यूरोपियंस थे वो नॉन यूरोपियंस कंट्रीज में गए और उनको उन्होंने सबजुगेट किया, डायरेक्टली उनको अपने इन्फ्लुएंस में लाए और उनको अपनी एम्पायर का हिस्सा बनाना शुरू किया. इसको इंपीरियलिज्म कहा जाता है. और अगर उन्होंने उन एम्पायर्स में, नॉन नेटिव यूरोपियन एम्पायर्स में, नेटिव यूरोपियन ने जाकर एनेक्सेशन की और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना लिए, तो इसको कहा जाता है कॉलोनियलिज्म. तो दोनों तरह से, दोनों मॉडल्स में उस एलियन लैंड या न्यू लैंड जिसको ऑक्यूपाई किया जाता है उसकी टेरिटरी को अपने साथ मिलाया जाता है, क्योंकि जब उसकी टेरिटरी, उसकी ज्योग्राफी आपके कंट्रोल में आ जाती है तो उसके ह्यूमन रिसोर्स आपके कंट्रोल में आ जाते हैं, उसकी इकोनॉमी आपके कंट्रोल में आ जाती है, उसकी प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर आपके पास आ जाती है, उसके नेचुरल रिसोर्सेज पे आप कब्जा कर लेते हैं. इसी तरह से उसके डिसीजंस, पॉलिटिकल डिसीजंस आपके पास आ जाते हैं. उसकी सोसाइटी को कैसे चलाना है, कौन से सोशल और कल्चरल ट्रेंड्स को वहाँ प्रमोट करना है, किस एजुकेशन को वहाँ प्रमोट करना है, इवन कि किस रिलीजन को वहाँ प्रमोट करना है, ये उन इंपीरियल या कॉलोनियलिस्ट पावर्स के हाथ में होता है. इसलिए कहीं ना कहीं ये दोनों कॉन्सेप्ट्स ओवरलैप करते हैं. परकर टी मून कहते हैं इंपीरियलिज्म मीन्स domination of non-European native races by totally dissimilar European nations. यानी नॉन यूरोपियन रेसेस, यानी वो लोग जो कि वाइट्स नहीं हैं, जो कि यूरोपियन नहीं हैं, उनको डोमिनेट करने यूरोपियन नेशंस, इसको कहते हैं मून imperialism. This could be the well definition of colonialism if the word imperialism is replaced by colonialism. अगर आप बिल्कुल ऐसे ही कर लें कि जो यूरोपियन है वो नॉन यूरोपियन स्टेट्स को ऑक्यूपाई कर ले और डोमिनेट कर लें और उसको एनेक्स कर ले, तो इसको कॉलोनियलिज्म भी कहा जाता है.
वी.आई. लेलेंस का व्यू ये है कि डेवलपमेंट ऑफ मोनोपोली ऑफ कैपिटलिज्म इज द frequently referred to analyze the concept of colonialism. जो लेलन है उनका कॉन्सेप्ट ये है कि जो कैपिटलिज्म है, यानी जो वेस्ट के या नॉर्थ के कंट्रीज हैं जिसमें यूरोपियन स्टेट्स मेजरली हैं, वो अपनी इंडस्ट्री के थ्रू, अपनी इकोनॉमी के थ्रू, अपने पैसे और पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर के थ्रू जो नॉन यूरोपियन नेशंस हैं, जो कि साउथ के कंट्रीज हैं, उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज को, उनकी पॉलिटिकल जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उनको, और उसके साथ साथ उनकी सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं। इसको भी कॉलोनियलिज्म कहा जा सकता है। स्टूडेंट्स, कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स है कि कॉलोनियलिज्म होता क्यों है या ऐसा किया क्यों गया। आप देखते हैं कि दुनिया में रिसोर्सेज की जंग है शुरू से ही। अगर आप एथेनियंस एंड स्पार्टन्स की कन्फ्रंटेशन पेलोपोनेशियन वॉर में देखें, जिसको डिस्क्राइब करते हैं थोसेडाइडस, एथेंस के सिटी स्टेट के कॉन्सेप्ट, ग्रीक सिटी स्टेट के कॉन्सेप्ट, और वहाँ पर पावर स्ट्रगल देखें, तो आपको एक ही चीज़ मिलती है कि रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करने के लिए एक नेशन जब ये देखती है कि उसके पास इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर है, तो वो दूसरी नेशन के रिसोर्सेज को बाय फोर्स इनगल्फ करने की कोशिश करती है, डोमिनेट करने की कोशिश करती है। तो वहीं से फिर वो स्टेट अपने आप को एक एम्पायर बनाने की कोशिश करती है और पूरी दुनिया के रिसोर्सेज को डोमिनेट करती है, बाकी छोटी छोटी डिपेंडेंट स्टेट्स को डोमिनेट करती है, और यहाँ से ये जो इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट है सरफेस होता है। कहा जाता है colonialism is the practice of domination of one state over another through political, administrative and economic control. In the past, it was also a process of acquiring territories by industrially advanced European powers in Asia, Latin America and Africa. The rise of capitalism in Europe from the 12th to the 15th century, 12वीं से 15वीं सदी में, and the industrial revolution in Europe also later gave birth to the group of capitalists who gradually found markets exhausted in their own countries and looked for markets abroad. Colonial and imperial expansion became the order of the day, and newer territories in Asia, Africa, Latin America were captured. तो अगर आप इसकी प्रोसेस को देखें, इसकी एवोल्यूशन को देखें, तो यूरोप में 12वीं से 15वीं सदी में, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, बहुत सी और नॉर्थ के कंट्रीज के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, इंडस्ट्रियल बूम हुआ, इंडस्ट्री लगी, प्रोडक्टिविटी हुई, नई गुड्स बनना शुरू हुई, डिस्कवरीज हुई, इन्वेंशन हुई। तो उन्होंने उन प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू किया। जब उन्होंने देखा कि यूरोपियन मार्केट काफ़ी सैचुरेट हो चुकी है, अब यूरोप में उसकी सेलिंग नहीं हो सकती, ये कंपटीशन बढ़ गया, तो उन्होंने यूरोप से बाहर निकले और बाहर निकलकर उन्होंने ट्रेड करना शुरू की। जब जिन रियासतों में वो ट्रेड के लिए जाते हैं, जिस तरह डच हैं, पुर्तगाली हैं, पुर्तगीज जिनको कहा जाता है, ब्रिटेन जिनको कहा जाता है, वो बर्रे सगीर में आए, सब कॉन्टिनेंट में। तो वो 1600 BC में क्यों आए? वो ट्रेड के लिए आए। लेकिन जब उन्होंने यहाँ पर एग्रीकल्चर देखे, नेचुरल रिसोर्सेज देखे और वो रॉ मटेरियल देखा जो कि उनकी इंडस्ट्रीज में जब यूज होगा और उससे फिनिश गुड्स बनेगी और वो पूरी दुनिया में फैल जाएगी, तो ये जो कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने उन अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन, एशियन और अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट्स थे, उनको फर्दर अपनी कॉलोनी बनाने के डिजाइन बनाए और फिर मिलिट्री इंटरवेंशन की, और इस तरह पॉलिटिकल, सोशल और मिलिट्री इंटरवेंशन से उन्होंने उनको अपनी कॉलोनीज बनाई। हमने देखा कि एडवांसेस इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड मिलिट्री मेड द यूरोपियन स्टेट स्ट्रॉन्गर। ऑब्वियसली बात है, इंडस्ट्री उनकी पहली थी और एग्रीकल्चर में एडवांस हो गए, डिस्कवरी हो गई, इन्वेंशन हो गई, बहुत सी ऐसे जदीद आलात उनके पास आ गए, आर्मामेंट्स उनके पास आ गए, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी सक्सेसफुल हो गए। साइंस एंड रैशनल नॉलेज प्रिपेयर्ड इन यूरोप साइमल्टेनियसली। द एज ऑफ डिस्कवरी विटनेस द राइज ऑफ कॉलोनियल पावर इन यूरोप। इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, हॉलैंड, स्पेन established their colonial empire in direct competition to each other। तो ये ऑब्वियसली बात है, 5 से 7 बड़ी रियासतें जब यूरोप में सामने आई तो इन्होंने अपने अपने ताल्लुकात और अपने अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली डिफरेंट नॉन यूरोपियन नेशंस के साथ रिलेशन बनाए और आखिरकार उन पे कब्जा कर लिया। ये हम जो थ्योरी कल पढ़ रहे थे बैलेंस ऑफ पावर की, बैलेंस ऑफ पावर भी इसी को सूट करता है जब 5-7 यानी मल्टीप्लिसिटी ऑफ पावर्स हों। मुल्क इंटरनेशनल रिलेशन में एक
प्लैनेट अर्थ पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, और वो मल्टीपल पावर्स अपने अपने रिसोर्स के अकॉर्डिंगली पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दें। और जब उन्होंने किया तो ये चारों तरफ यूरोपियन पावर पूरी दुनिया में फैल गई और डिफरेंट दुनिया में ममालिक को इन्होंने सब्जुगेट भी किया, और किसी ने इंपीरियलिज्म की फिलॉसफी के तहत और किसी ने कॉलोनियलिज्म की फिलॉसफी के साथ इन टेरिटरीज को अपने साथ एनेक्स कर लिया और डायरेक्ट डोमिनेशन में अपने ले आए, अपनी सॉवरेनिटी और सुजरैनिटी में ले आए, वहाँ पर अपने लॉ इस्टेब्लिश कर दिए, वहाँ पर अपनी मिलिट्रीज भेज दी, वहाँ पर अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम जो है उसको इस्टेब्लिश कर दिया, उसको इंश्योर कर दिया, वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में अपना रोल मैक्सिमाइज कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता उनके रिसोर्सेज, उनकी पॉलिटिक्स, उनकी सोसाइटी, उनके कल्चर, उनके रिलीजन, हर एक चीज़ को इफेक्ट किया और उससे मैक्सिमाइजेशन की, अपने जो है बेनिफिट्स की और अपने रिसोर्सेज को बढ़ाया, और इस तरह पूरी दुनिया को लूटा। कॉलोनियलाइजेशन का प्रोसेस अगर आप देखें तो ये शुरू होता है नेटिव कलर्ड पीपल, यानी कि वो लोग जिनको वाइट्स कहा जाता है, जो कि यूरोप के रहने वाले हैं। जब उन्होंने डिस्कवरी की, इन्वेंशन की, उनका एग्रीकल्चर, उनकी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आगे गए, एजुकेशन में आगे गए, साइंस टेक्नोलॉजी में आगे गए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी रिलीजन को, क्रिश्चियनिटी को और बहुत सी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को अपने लोगों को देकर ट्रेडर्स की सूरत में, बिजनेसमैन की सूरत में डिफरेंट दुनिया के रीजन्स में फैला दिया, ट्रेड की, रिलीजन को प्रोपोगेट किया, डिफरेंट इन्वेंशंस और डिस्कवरीज दुनिया के डिफरेंट रीजन में इंट्रोड्यूस की, उसके बेनिफिट्स लोगों को दिए, इंडस्ट्री लगाई, और आहिस्ता 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 वहाँ पर पॉलिटिकल सॉवरेनिटी एस्टेब्लिश की, और अल्टीमेटली उनको अपने डायरेक्ट कंट्रोल में ले आए। अगर प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन को देखा जाए तो जो कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस है ये बड़ा ही स्पीडी हुआ, जिसमें नेटिव एलिट्स सम मेजर बेनिफिट्स इन ऑर्डर टू गेन सोशो पॉलिटिकल कंट्रोल। तो जब यूरोपियन उन मुल्कों में गए तो उन्होंने उस मुल्कों के भी कुछ एलिट्स थे, जागीरदार थे, लैंडलॉर्ड थे, उसके अथॉरिटेटिव पॉलिटिकल डिसीजन मेकर थे, वहाँ के राजा महाराजा थे, उनके साथ ताल्लुकात इन यूरोपियन ट्रेडर्स ने, क्रिश्चियन मिशनरीज ने और इनके पॉलिटिकल एडवाइजर्स ने बड़े अच्छे बनाए। उनको सबसे पहले डोमिनेट किया और उनको बहुत से बेनिफिट्स ऑफर किए, और उस बेनिफिट्स की जो शेडो है या उसकी आड़ में इन्होंने उनके लोगों को अपनी प्रोडक्ट सेल की और उनके लोगों को चीप लेबर ऑफर की, उनको इन्वेंशन और डिस्कवरी दी, और फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उनको सब्जुगेट कर लिया गया। The European colonizer forced their language upon the local inhabitants and also imparted education in it. उन्होंने उन लोकल ममालिक में, एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में अपनी एजुकेशनल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। The language, the natives were considered culturally inferior to the colonizers. ऑब्वियसली बात है, जो कॉलोनी वहाँ पर बनाने गए जो यूरोपियन थे, उन्होंने जिन ममालिक को चूज किया वो गरीब ममालिक थे। उन गरीब ममालिक के जो इनहैबिटेंट्स रहने वाले थे उनको वो अपने कंपैरिजन में इन्फीरियर समझते थे, दूसरी या तीसरी सतह के इंसान समझते थे, और इस तरह से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को डेवलप करते गए, उसमें अपना कल्चर, अपनी एजुकेशन, अपना पहनावा, अपनी आइडियोलॉजी और अपने रिलीजन को प्रमोट करते रहे। From the newly annexed colonial territories, minerals and other raw materials were extracted and shipped away to the home countries to support industries. जिस तरह कि मैंने पहले बताया, उन नई कॉलोनीज में फिर इन्होंने क्या किया कि उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको अपने कंट्रीज में शिफ्ट किया, लेकर के गए, और फिर वहाँ से उधर से उस रिसोर्सेज यानी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाई और उसको दोबारा उसी मार्केट में ला करके सेल कर दिया। अब हम देखते हैं कि कॉलोनियलाइजेशन का प्रोसेस या इंपीरियलिज्म का प्रोसेस बहुत ज़्यादा चला। अब ये डिवाइस भी हुआ, डीकॉलोनियलाइजेशन भी हुई। ये कैसे हुआ? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। स्टूडेंट्स, ऐसे हुआ कि जो कॉलोनियलाइजर थे जिन्होंने कॉलोनीज बनाई थी, इनका आपस में भी कंपटीशन था। स्पेन का था, डच का था, पुर्तगालीज का था, फ्रेंच का था, ब्रिटेन का था।
तो इस कंपटीशन में इनका आपस में भी किसी एक पॉइंट पे ये एक दूसरे की पार को बैलेंस तो करते रहे, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे इनके डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते चले गए इनके ममालिक में। इसी दौरान एक ऐसा कंट्री सामने आता है जिसके जो अपने एजेंडाज हैं या जो अपने प्लान्स हैं वो एक बहुत बड़े इंपीरियल और कॉलोनाइजर के बनने के हैं। और वो जो कॉलोनाइजर बनना चाहता है, यानी वो जो नई कॉलोनी बनाना चाहता है, वो पूरी दुनिया को सबजुगेट करना चाहता है। जैसे कि हम 1930 में देखते हैं कि एक थिंकर, एक स्कॉलर जिनका नाम मैकेंडर है, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, द हार्टलैंड थ्योरी। उस थ्योरी में उन्होंने कहा था कि वो रीजन जो यूरोप, सेंट्रल यूरोप के एनालोगस हैं, यानी सेंट्रल यूरोप के साथ रशिया भी मिलता है, एशियन एम्पायर भी मिलती है, सेंट्रल एशिया भी मिलता है, बर्रसगीर का रीजन भी मिलता है। जो कंट्री इन रीजन्स पर अपनी हुकूमत बना लेगा वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे अपनी हुकूमत बना लेगा। जो मैकेंडर है उन्होंने दो क्रेसेंट की बात की, एक इनर सर्कल, इनर क्रेसेंट और एक आउटर क्रेसेंट। इनर क्रेसेंट पे वो सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, रशिया, एशिया को लाते हैं, और आउटर क्रेसेंट में वो अमेरिका को लाते हैं, अफ्रीका को लाते हैं, ऑस्ट्रेलिया को लाते हैं। और वो ये कहते हैं कि जो यूरो एशिया को कंट्रोल करेगा वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कंट्रोल करेगा। अब ये थियरी जब सरफेस होती है तो कुछ ऐसे मिलिट्री एक्सपेडिशनर भी सरफेस होते हैं, जिस तरह हम देखते हैं नाजीज़म हमें जर्मनी में नज़र आता है, और साथ ही हमें इटली में मोसोलिनी फैशिज्म नज़र आता है। तो जंगें हुई इनकी आपस में। अब ये जो 6-7 बड़े इंपीरियल या कॉलोनाइजर ममालिक थे, ये आपस में लड़ पड़े दुनिया को कब्जा करने के जंग के। एक चाहता था वो डोमिनेट करे, दूसरा चाहता तो दुनिया को वो डोमिनेट करे, क्योंकि ये बड़ा आसान फार्मूला था कि दुनिया के गरीब और डिपेंडेंट ममालिक को, उनकी मैन पावर को, उनकी एग्रीकल्चर को, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को आप एक्सप्लॉइट भी करें, उनको अपनी मार्केट्स में लाएं, अपनी इंडस्ट्री में लाएं, उसको फिनिश गुड बनाएं और दोबारा उनको सेल भी करें, और उनको अपने स्लेव भी बना के रखें, और थर्ड डिग्री इंफीरियर नेशन भी उनको बनाएं। तो ये तो पूरी दुनिया पे हुकूमत करने के बराबर था, लेकिन इस हुकूमत के ख्वाहां यूरोप में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसी दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विटनेस होती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है 1914 से 1919 में। लीग ऑफ नेशन बनती है, और यही यूरोपियन नेशंस अमेरिका के साथ मिलके डिसाइड करते हैं कि हम पीस ट्रीटी करेंगे, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स करेंगे, और उसके बाद लीग ऑफ नेशन बनेगी और दुनिया में दूसरी बड़ी जंग नहीं होगी। ये बेसिकली खुद इन्होंने सोचा था कि दुनिया के रिसोर्सेज को ये मिलजुल के खाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। 1930 में फिर जर्मनी में नाजीज़म आता है, हिटलर आता है, और वो फिर एक नई जंग की तैयारी करता है इटली के साथ मिलके। और 1939 से 1944 तक 6 साल हम फिर दूसरी जंग अजीम देखते हैं, जिसमें ये सब बड़े कॉलोनाइजर और उनके साथ साथ जो बड़े इंपीरियल थे, ये आपस में ही लड़के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जर्मनी जंग के आखिर में ख़त्म हो जाता है, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। बहुत ज़्यादा नुकसान यूके, इंग्लैंड का होता है, फ्रांस का होता है, बेल्जियम का होता है, ऑस्ट्रो हंगरी, पोलैंड का होता है, स्पेन का होता है, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया का होता है, यहाँ तक कि जापान का बहुत नुकसान होता है, कुछ हद तक रशिया का नुकसान भी होता है। तो ये बड़े कॉलोनाइजर और बड़े इंपीरियर आपस में ही टूट जाते हैं। और 1945 में जब यूएनओ बनती है तो एक नया दौर शुरू होता है, जिसमें अब इस यूरोपियन नेशंस का, जो यूरोप का अपना कॉन्टिनेंट है, इसके बहुत से ममालिक जो कभी राज किया करते थे दुनिया पे, अपनी सॉवरेनिटी, सुज़रेनिटी को एंजॉय किया करते थे, ये ममालिक जो हैं ये भी अब डिपेंडेंट हो जाते हैं यूरोप के कुछ ममालिक पे, रशिया पे यानी सोवियत कैंप पे, और दूसरी तरफ अमेरिका यानी कैपिटलिस्ट कैंप पे। तो एक नया दौर शुरू होता है। अब दो नई ताकतें आती हैं, दो नए कैंप आते हैं 1945 से 1990 तक। तो इस दौर को हम न्यू कॉलोनियलिज्म का दौर भी कहते हैं, जिसमें अब वो कंट्रीज जो पहले दुनिया को अपनी कॉलोनी बनाते थे, वो खुद डिपेंडेंट हो गया, जिसमें मार्शल प्लान जिसको यूके को चाहिए होता है, उसको बहुत इकोनॉमिक और जो फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, उसके साथ साथ बहुत से और मॉडल्स भी देखने को सामने आते हैं। सोवियत यूनियन बहुत सा ईस्टर्न यूरोप को बहुत सी फेवर्स देता है। तो हम ये देखते हैं कि एक न्यू कॉलोनियलिज्म का दौर शुरू होता है, जिसमें अब 2-3 बड़ी एम्पायर, जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, अब ये दुनिया में
जो कमज़ोर तरीन रियासतें थी एशिया में, लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, उनको सपोर्ट करते हैं। और साथ साथ यूरोप में एक जंग छिड़ जाती है कि यूरोप में किसकी डोमिनेशन होगी, तो अब यूरोप को सपोर्ट करने चले जाते हैं। तो इस तरह एक नया दौर विटनेस होता है। द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ चुके हैं। फॉर द डीकोलोनाइजेशन कंट्री द स्टेट बिल्डिंग प्रोसेस प्रूव वेरी डिफिकल्ट with the little economic resources। यूरोप के अंदर इस तरह हमने कहा vastly improvised and illiterate people and inadequate industrial and communication infrastructure, fostering economic growth with a sustained development and installing a democratic government with mutual political institution remained a distant dream for them. As a new form of dependency developed for initiating their state building process, the newly independent countries looked for resources and the developed states of the West were ready to give these countries loans and economic assistance। अब इसमें एक और चीज भी आई कि यूरोप के तो इंपीरियल या कॉलोनाइजर तो आपस में लड़के टूट गए, तो जो रियासतें उनकी कॉलोनीज थी वो भी आज़ाद हो गई। तो अब दो तरफ महाज शुरू हो गया, यानी सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को एक तो यूरोप को डेवलप करना, और वो जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं जो कि यूरोप के कंट्रीज की कॉलोनीज थी, जिसमें ब्रिटेन की कॉलोनीज थी, फ्रांस की कॉलोनीज थी, स्पेन की कॉलोनीज थी, उनको भी तो अब उन नए मुल्कों को भी तो अपने साथ मिलाना है। एक तरफ सोवियत कैंप में लाना चाहता है और एक तरफ जो अमेरिकन कैंप है, कैपिटलिस्ट कैंप, वो मिलाना चाहता है, और उनकी सोशल डेवलपमेंट भी करनी है। वो गरीब थे, डिपेंडेंट थे, और वो जो कॉलोनीज, जो इंपीरियल्स की पहले कॉलोनीज थी, इंपीरियल्स ने तो उनको कभी इंडिपेंडेंट होने नहीं दिया, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ होने नहीं दी। तो फिर इन न्यू कॉलोनियलिज्म में दो बड़ी रियासतों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन ने इनको इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत से फाइनेंसेस और एड्स दिए, जहां से फिर न्यू कॉलोनियलिज्म का एक सिस्टम स्टार्ट होता है। स्टूडेंट्स, चूंकि हम इन स्लाइड्स को डिस्कस कर चुके हैं, हम थोड़ा सा ब्रीफली देखते हैं मेथड्स ऑफ न्यू कॉलोनियलिज्म। तो किस तरह किया गया, अभी हमने उस पर एक डिफरेंट सा, एक स्लाइटली सा ग्लिम्प्स लिया है। न्यू कॉलोनियलिज्म domination is perpetual through the several methods: economic, socio-political and cultural development. For example, loans, aids, grants, donations to poor countries, creation of tax traps through economic assistance। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। 1945 के बाद वर्ल्ड बैंक बनाया गया, जिसको इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कहा गया, जो यूरोप में लोन्स वगैरह देता था यूरोपियन नेशंस को। IMF बनाया गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाया गया। उस दौर में गैट हुआ करता था, जो 1996 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना। इस तरह के तीन बड़े इदारे खड़े किए गए, और इन इदारों से डिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप और वो जो कॉलोनीज आज़ाद हुई थी, उन नए आज़ाद रियासतों में पाकिस्तान है, इंडिया और बहुत से ममालिक हैं, उनको लोन दिए गए। अब वो लोन आसान शराइत पर नहीं दिए गए। जिस तरह जब ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है मिडिल ईस्ट में, तो इन ममालिक को ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने में, जब ऑयल डिस्कवर हो जाता है तो उसको किसी मशीनरी से निकालना है, उसको प्योरीफाई करना है, उसके लिए लोन दिया जाता है या वहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता एक सर्कल बनाया गया, डेट सर्कल, यानी जाल बना दिया गया कर्जे का, और मुल्कों को कर्जे में रखा गया और ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा दिया गया। और उसकी रीपेमेंट करने के लिए वो मुल्क इस काबिल थे तो नहीं, ना पॉलिटिकली, ना सोशली, ना इकोनॉमिकली वो मुल्क बहुत ज़्यादा स्टेबल थे। तो जब वो कर्जा इस्तेमाल करते रहे तो कर्जे पे कर्जा, और कर्जा देने के लिए या कर्जे की रकम वापस अदा करने के लिए इन बड़े इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक से, IMF से, WTO के डिफरेंट पैनल, एशियन डेवलपमेंट बैंक से उनको दोबारा कर्जा लेना पड़ा। समटाइम्स मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आर accused of serving interest of their parent states, mostly developed states of the West, in their exploitation of the people of the poor countries। जिस तरह MNCs, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, नेस्ले है, कोक है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, उसके अलावा आपको पेप्सिको मिलती है, बड़ी बड़ी कंपनीज। अब इन बड़ी रियासतों ने क्या किया, यानी वेस्ट की रियासतों ने क्या किया, जिसमें अमेरिका सफ़े अव्वल की रियासत था न्यू कॉलोनियलाइजेशन के प्रोसेस में या न्यू कॉलोनियलिज्म के प्रोसेस में, कुछ वेस्ट के कंट्रीज भी जो 15-20 साल यानी 1945 से 1970 के दरमियान दोबारा स्टेबल हो गए थे, इन्होंने जो इंडिपेंडेंट कॉलोनीज थी जो कभी इनके अंदर थी, उनमें मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के ऑफिसेज, हेड ऑफिसेज और इंडस्ट्रीज लगा दी और उनके लोगों को वहाँ एम्प्लॉयमेंट दे दी। और फिर क्या किया कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जहाँ ये
जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ की हैं, जहाँ से ये आई थी वहाँ पर, इन्होंने उन ममालिक का एजेंडा भी वहाँ प्रमोट करना शुरू कर दिया। तो इस तरह फिर वही काम हुआ जो कॉलोनियलिज्म या इंपीरियलिज्म में हुआ कि क्रिश्चियन मिशनरीज जाते थे, एजुकेशन इम्पार्ट की जाती थी, कल्चर दिया जाता था, अपने ट्रेंड दिए जाते थे, अपना फैशन। तो इन्होंने भी अभी वही करना, जिस तरह आजकल मीडिया ट्रेंड सेटर करता है, वेस्ट का मीडिया ट्रेंड सेटर करता है, वेस्ट की एजुकेशन लोग हासिल करते हैं, वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज से वेस्टर्न सेकुलर कॉन्सेप्ट लेके आते हैं और वो सिस्टम ईस्टर्न कंट्रीज में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। क्रिएशन ऑफ सोशल अनरेस्ट किया गया। अब आगे टेक्निकली उन्होंने किस तरह उन नई जो आज़ाद कॉलोनीज थी उनको पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्टेबल भी नहीं होने दिया गया, उनको डिवाइड रखा गया, ताकि अगर ये स्टेबल हो जाएंगी तो फिर ये जो न्यू कॉलोनियलिज्म है जिसमें फिर वेस्ट के पास अथॉरिटी है इनको अपने अंडर रखने की, अपने साथ अपने डोमिनेंस में रखने की, वो अथॉरिटी तो छीन लेगी जब वो ताकतवर हो जाएंगे। तो क्या किया गया वहाँ पर, सोशल अनरेस्ट किया गया, सोसाइटी को डिवाइड किया गया लैंग्वेज की बुनियाद पर, एथनिसिटी यानी उनकी कास्ट कलर क्रीड की बुनियाद पर, सेक्टेरियनिज्म फिरके की बुनियाद पर, रिलीजियस डिवीजन की बुनियाद पर, इकोनॉमिक इम्पैरिटी, इकोनॉमिक जो है जो डिफरेंसेस हैं वो क्रिएट किए गए, कुछ को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग किया गया, कुछ को बहुत ज़्यादा वीक रखा गया। इन्फ्लुएंस ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, किसने क्या डिसीजन लेने हैं, मुल्क ने अपने डिसीजन कैसे, तो उनको इन्फ्लुएंस किया गया। स्प्लिंटर ग्रुप वहां पर बनाए गए, इंस्टॉलेशन ऑफ मिलिट्री बेसिस, जिस तरह आप पूरी दुनिया में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस देखते हैं, कुछ काफ़ी हद तक आपको आज के दौर में जो रशियन मिलिट्री बेसिस है, फिर आज के दौर में कॉन्टेम्प्रेरी दौर में आप सीरिया क्राइसिस देखते हैं, अमेरिका का इंटरवेंशन देखते हैं अफगानिस्तान इराक में, अमेरिका का अफगानिस्तान के अंदर रोल देखते हैं, पूरी दुनिया की इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स को बुला करके जंग लड़ी जाती है और इस रीजन को इनस्टेबल रखा जाता है, डिस्टेबलाइज रखा जाता है, जैसे ये रीजन स्टेबल होगा तो उसके मुकाबले में आ सकता है। फिर कल्चरल इंपीरियलिज्म है, जब अपनी एजुकेशन उन न्यू कॉलोनीज को दे दी, न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स को दे दी, उनको अपना कल्चर दिया, उनको अपना फैशन दिया, उनको अपना वे ऑफ लिविंग दिया, उनको अपना ड्रेस दिया, उनको अपना वे ऑफ एक्सप्रेशन दिया, उनको बताया कि किस तरह मीडिया को रन करना है, प्रिंट मीडिया को रन करना है, किस तरह चीज़ों को चलाना, ये सारे ट्रेंड्स वहाँ से यहाँ पर लाए गए ताकि इनको डिवाइड ही रखा जाए या इनका कल्चर सुपीरियर ना हो जाए, या जो इनके कल्चर में बेनिफिट्स हैं वो दुनिया के सामने या दुनिया के पास ना जा सके। is an other way, cultural imperialism is another way in which new colonialism is perpetuated, यानी इसको मुस्तहकम और मुस्तकिल या परमानेंट किया जाता है। It is the way in which indigenous culture of a state is supplanted by the foreign culture and dominant powers. Cultural methods of new colonialism may be classified. इसमें क्या किया जाता है कि जो कमज़ोर रियासतें होती हैं, जैसे पाकिस्तान आप नॉर्मली देखते हैं, हम इंडियन कल्चर, इंडियन फिल्म्स, इंडियन ट्रेंड को फॉलो करते हैं, वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो करते हैं, वेस्टर्न वे ऑफ लिविंग को हम पसंद करते हैं, वेस्टर्न जो फूड्स हैं हम उसको बड़ा लाइक करते हैं, जिस तरह जंक फूड का कल्चर आप देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि उनका कल्चर, रिच कल्चर, उन ममालिक के कल्चर को डोमिनेट किया जाए अपने कल्चर से, ताकि उनके माइंड्स पर भी प्रिंट्स वेस्ट के ही रहें और वेस्ट को हम डोमिनेट समझें और हमें वो उसी तरह आज के दौर में भी इन्फीरियर ही समझते हैं। जिस तरह encouraging use of language of the dominant parts for educational, social and official purposes, जिस तरह आज की मेरी प्रेजेंटेशन भी अंग्रेजी ज़बान में है, वो कि मैं उर्दू अंग्रेजी दोनों ज़बानों का इस वक्त इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन ये भी एक कल्चरल इम्पैक्ट है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज़ द इंटरनेशनल लैंग्वेज, हालांकि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बान अंग्रेजी नहीं है, वो तो चाइनीज़ है। उसके बाद बहुत से लोग डच भी बोलते हैं, स्पेनिश भी बोलते हैं, रशियन बोलते हैं लोग, हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, फिर इंग्लिश भी बोलते हैं, लेकिन ये कल्चरल इम्पैक्ट है वेस्ट का। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लैविश कल्चरल मिशंस टू अट्रैक्ट द लोकल पीपल टुवर्ड्स एलियन कल्चर, उन ममालिक के अंदर बेहतरीन किस्म के इदारे बनाए जाएँ, बेहतरीन किस्म का सिस्टम बनाया जाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, वहाँ पर अपने जो मिशनरीज हैं उनको भेजा जाए, एक आउट क्लास किस्म के इमारतें बनाई जाए और अपने कल्चर, अपने जो रिलीजियस फिलोसफीज और अपने ट्रेंड्स को वहाँ प्रमोट किया जाए, जिसको ब्रांडिंग आजकल के दौर में कहते हैं। डिफरेंट ब्रांड्स के यहाँ पर शॉप्स आ जाती हैं, डिफरेंट ब्रांड्स आपको डिफरेंट मार्केट मॉल में नज़र आते हैं, तो ये ब्रांडिंग करते हैं ताकि
वो ही डोमिनेट करें, ट्रेंड को भी वही डोमिनेट करें। और तीसरा, फ्लडिंग द मार्केट विद बुक्स, फिल्म्स, सीडीज, डीवीडीज ऑफ गेम्स एंड फिल्म्स एंड फॉरेन न्यूज़पेपर्स। आप आज देखें, आज दुनिया में बेहतरीन बात करनी है तो आप फैफिन का रेफरेंस देते हैं, आप पिलबैक का रेफरेंस देते हैं, आप गैलप का रेफरेंस देते हैं, हम ह्यूमन राइट वॉच का रेफरेंस देते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का रेफरेंस देते हैं, क्योंकि इन्होंने साइकोलॉजिकली हमारे जहन को कैप्चर किया है कि जो ये रिपोर्ट देंगे वो ठीक देंगे। न्यूयॉर्क टाइम का रेफरेंस देते हैं, आप फॉक्स का रेफरेंस देते हैं। आप देखिए ना, ट्रेंड भी सेट होता है तो उनकी बात अगर वो कह रहे हैं तो वही सच है। तो इस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और इसी तरह उनका कल्चर, उनकी फिल्म, उनकी डीवीडीज, उनकी वीडियो गेम्स, उनके न्यूज़, हर एक चीज़ वहीं से यहाँ पर इम्पार्ट की जाती है, इम्पोर्ट की जाती है। यूज ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स टू एयर पॉपुलर टीवी प्रोग्राम्स ऑफ डोमिनेंट कंट्रीज। फॉर एग्जांपल, आप अगर आज पाकिस्तान के अंदर देखें तो जो शेफ का कॉन्सेप्ट है या मास्टर शेफ का कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको वेस्ट से मिलता है। जो आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स नजर आते हैं पाकिस्तान में, जो कंपटीशन हो रहे हैं, सॉन्ग्स के कंपटीशन हो रहे हैं पाकिस्तान में, ड्रामा के कंपटीशन हो रहे हैं पाकिस्तान में, और डिफरेंट टीवी चैनल्स पे डिफरेंट टॉक शोज किए जाते हैं, वो सारे ट्रेंड्स हम वहीं से फॉलो कर रहे हैं। क्रिएशन ऑफ वेबसाइट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन सर्च इंजन जिस तरह गूगल है, जिस तरह याहू है, एंड सोशल नेटवर्क साइट्स जिस तरह फेसबुक है, ट्विटर है, बड़ा मतलब ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है तो बड़ा है, फेसबुक पे जिसकी बात चल रही है, तो हर चीज को वही सेक्टर, जिसको कल्चरल इम्पैक्ट है, इसी तरह वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। एनालिसिस करते हैं और कंक्लूजन करते हैं। मैनी स्कॉलर्स लाइक एंड्रयू गार्डनर, फ्रैंक सैमर एमन एंड वेल्सट्राइन tend to believe that new colonialism bring more misery to the poor peripheral state of the world। हमने एक थ्योरी पढ़ी थी, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, जिसमें हमने कोर देखा, सेमी पेरिफेरी देखा और पेरिफेरी देखा। कोर में 13% दुनिया की पॉपुलेशन है और 7-8 ममालिक हैं। सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी में दुनिया की 87% पॉपुलेशन है और उनके पास 13% रिसोर्सेज हैं। और वो जो 13% पॉपुलेशन है और चंद 7-8 ममालिक है, उनके पास 87% दुनिया के 87% रिसोर्सेज हैं। क्यों है? क्योंकि वो कॉलोनालाइजर हैं, वो इंपीरियल हैं और हम उनकी कॉलोनीज हैं या दुनिया उनकी कॉलोनीज है। तो एनालिसिस में वो कहता है कि दुनिया को न्यू कॉलोनियलिज्म से भी फायदा नहीं हुआ, यानी नए इंस्टीट्यूशन जो न्यू कॉलोनियलिज्म ने बनाए, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, WTO का कॉन्सेप्ट आप देखते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक को आप देखते हैं, यूएनओ और यूएनओ के प्रिंसिपल ऑर्गन, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप देखते हैं सोशो कल्चरल इकोनॉमिक काउंसिल, जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रोल आप देखते हैं, जनरल असेंबली का रोल देखते हैं। तो दुनिया के लिए इन्होंने बेहतरीन काम नहीं किए, बस अपने मफाद के लिए इन्होंने इस सिस्टम को चलाया। और इससे क्या हुआ, दुनिया में डिस्ट्रेस बढ़ा, दुनिया में पॉवर्टी बढ़ी, दुनिया में टेररिज्म बढ़ा, दुनिया में मिलिटेंसी बढ़ी, दुनिया में एक्सट्रीमिज्म बढ़ा, दुनिया पिस कर रह गई। आज के इस दौर में दुनिया में डिटीरियोरेशन हुई, दुनिया ने बहुत सी जंगें विटनेस की, और आज भी ऐसा हो रहा है। यहाँ तक कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी एक थ्योरी है जो स्केप्टिक्स का व्यू, ग्लोबलाइजेशन के बारे में एक पूरा चैप्टर है, हम लेटर ऑन उसको पढ़ेंगे। तो स्केप्टिक्स ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का फायदा 12-13 ममालिक को, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को तो उसका फायदा भी कोई नहीं हुआ। वो तो डिपेंडेंट है, वहाँ से रॉ मटेरियल लिया जाता है, सस्ती लेबर ली जाती है, सस्ती टेक्नोलॉजी वहाँ पर जाके वहाँ से ली जाती है और उसको फिर ये अपने ममालिक में लाते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं और फिर दोबारा उन्हीं मार्केट्स में जाकर उसको सेल आउट कर देते हैं। स्टूडेंट्स, वो आज के लेक्चर में हम इंपीरियलिज्म हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखते आए, कॉलोनियलिज्म को देखा, न्यू कॉलोनियलिज्म को देखा, कल्चरल इंपीरियलिज्म को देखा, कल्चरल इम्पैक्ट को देखा, इनके मेथड्स को देखा, और हमें समझ आया कि किस तरह दुनिया के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर दुनिया एग्जीक्यूट हुई और मेजर पावर्स ने किस तरह होल्ड रखा, और आज भी मेजर वेस्टर्न पावर ही दुनिया को डोमिनेट कर रही हैं। उनका एकेडेमिया, उनकी यूनिवर्सिटीज़, उनके जर्नल्स, उनका जो है प्रिंट मीडिया, उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनका सोशल मीडिया, उनकी फैशन इंडस्ट्री, उनके थिंकर्स, उनके स्कॉलर्स, ये तमाम लोग पूरी दुनिया को ट्रेंड भी देते हैं, गाइड भी करते हैं, झूठ को सच और सच को झूठ बोलते हैं। आजकल का दौर 5th जनरेशन वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का दौर है, और जिसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी की नेशन जो हैं, जो 87% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है,
उनके रिसोर्सेज भी एक्सप्लॉयट हो रहे हैं, उनकी यूथ भी एक्सप्लॉयट हो रही है, उनकी टेरिटरीज भी एक्सप्लॉयट हो रही हैं, उनको डिफरेंट जंगों में इंगेज भी किया जा रहा है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अंडरस्टैंड करना, क्योंकि हमने जब एग्ज़ाम में बैठना है, चाहे वो मास्टर्स के एग्ज़ाम है इंटरनेशनल रिलेशन के, एमफिल के एग्ज़ाम है इंटरनेशनल रिलेशन के, या हाईएस्ट कंपैरेटिव एग्ज़ाम है पाकिस्तान में जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन को ऑप्ट करते हैं, तो उसमें क्रिटिकली एवेल्यूएट आपने करना होता है, आपने एनालिसिस देना होता है, आपने एनोलॉजीज बनानी होती हैं, आपने दुनिया के डिफरेंट चीज़ों के, डिफरेंट इवेंट्स के रेफरेंसेस देने होते हैं, डिफरेंट फॉर्मों को डिस्कस करना होता है, डिफरेंट मॉडल्स को डिटेल में नरेट करना होता है। उसके लिए नॉलेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होप आज के लेक्चर में आपको बहुत सा इंपॉर्टेंट नॉलेज आपसे शेयर किया गया है, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर स्टडीज़ में इन डेप्थ और चीज़ों का भी एनालिसिस करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।